नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेस उदयपुर में। जैसा आप सभी को पता है, आज अपन पढ़ने वाले भाई बफेलो। थंबनेल लगा हुआ है बफेलो भैंस। A to Z जानकारी आज अपन पढ़ेंगे भैंस के बारे में। सबसे पहले भैंस का उत्पत्ति स्थान क्या है, उसके अलावा विशेषता क्या है और इनका दूध उत्पादन क्या है और नस्लें कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी नस्ल का एरियाज वाइज उत्पत्ति स्थान क्या है, हैवी ब्रीड कौन कौन सी है, ये सारी जो जानकारी है वो आज इस क्लास में मिलने वाली है आपको। तो सबसे पहले अपन बात करें कि सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि सर भैंस का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम आपको ध्यान रखना है कि भैंस का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, बुबेलिस बुबेलिस, यानी भैंस का जो वैज्ञानिक नाम है वो है भाई बुबेलिस बुबेलिस। उसके अलावा आपको यह ध्यान रखना है कि सर ये कौन से कुल से संबंधित है, यानी भैंस का जो कुल है वो कौन सा है भाई। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, इसका जो कुल होगा वो कौन सा होगा, बोविडी होगा। उसके अलावा अपन बात करें कि सर इसके अंदर गुणसूत्र संख्या कितनी पाई जाती है, तो गुणसूत्र संख्या की बात करें साथियों तो इसके अंदर जो गुणसूत्र संख्या पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना है 50। और उसके अलावा आपको एग्जाम के अंदर मिल सकता है 48 जो होते हैं वो दलदली भैंस के अंदर पाए जाते हैं और 50 जो पाए जाते हैं वो जलीय भैंस के अंदर पाए जाते हैं। अपन इसकी आगे चर्चा करेंगे। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि सर इसका जो उत्पत्ति स्थान होगा, यानी पूरे विश्व के अंदर बात करें अपन तो सर्वाधिक जो भैंसें पाई जाती है वो कौन से देश के अंदर पाई जाती हैं, भारत के अंदर पाई जाती हैं। तो साथियों आपको ध्यान रखना है कि इसका उत्पत्ति स्थान भी कौन सा हो जाएगा, भारत हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद में रखनी है। उसके अलावा अपन बात करें कि इसका अन्य नाम क्या है सर, कि भैंस तो आपने बता दी लेकिन इसका अन्य नाम भी है। तो आपको ध्यान रखना है भाई, इसका अन्य नाम भी है, बिल्कुल है। इसका जो अन्य नाम है उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लैक डायमंड कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं भाई, ब्लैक डायमंड। और डायमंड का मतलब हो गया, क्या हो गया, यानी ब्लैक का मतलब हो गया काला और डायमंड का मतलब क्या हो गया, हीरा। यानी काला हीरा के नाम से भी किसको जाना जाता है, बफेलो को जाना जाता है, भैंस को जाना जाता है। भाई ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यानी नॉर्मली आपको ध्यान रखना है कि भाई इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, कि सर ने लिखवाया बुबेलिस बुबेलिस। उसके अलावा कुल कौन सा होगा, बुबेडी होगा। गुणसूत्र संख्या की बात करें 50 या 48 और उत्पत्ति स्थान की बात करें तो भारत है। अन्य नाम की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी चीज आपको जो बच्चों साथियों किसमें याद रखनी है भाई, बफेलोज के अंदर ध्यान रखनी है। तो ये नॉर्मल जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अपन बात करें तो जो भैंस है उसके कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार की क्या होती है भाई, भैंस होती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी भैंसें हैं। तो एक तो साथियों आपको याद रखनी है कि भाई एक तो होती है सर अफ्रीकन भैंस। कौन सी भैंस होती है भाई, अफ्रीकन भैंस होती है, यानी अफ्रीकन भैंस। और उसके अलावा एक बफेलोज होती है, एक तो आपको याद रखनी अफ्रीकन और दूसरी जो भैंस है साथियों वो याद रखनी एशियन भैंस। यानी भैंस कितने प्रकार की है भाई, 2 प्रकार की भैंस है, एक तो है अफ्रीकन और एक है एशियन। फिर अपने जो सिलेबस के अंदर है वो अफ्रीकन जो भैंस है वो तो आपको पढ़ना ही नहीं है। वापस कौन सी भैंस आपको याद रखनी है, सर हमें तो एशियन याद रखनी है बस। तो आपको ध्यान रखना है कि एशियन जो भैंस है साथियों वो कितने भागों में बांटी है, 2 भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है। कौन सी भैंस को वर्गीकृत किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है सर एशियन भैंस को वर्गीकृत किया गया है। तो कौन कौन सी याद रखनी है आपको, कि एशियन जो भैंस होती हैं उनके 2 भागों में बांटा है साथियों। एक तो आपको ध्यान रखना है कि सर एक तो होती है जंगली भैंस जिनको अपन वाइल्ड बफेलो के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा एक होती है साथियों पालतू भैंस और इनको अपन बोलते हैं डोमेस्टिक बफेलो। तो ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखनी है, वाइल्ड बफेलो और डोमेस्टिक बफेलो, यानी जलीय भैंस, जंगली भैंस और एक याद रखनी है फालतू भैंस। अब जंगली भैंस जो है अपन को याद रखना ही नहीं है, अपन को याद रखना है सिर्फ कौन सी भैंस, पालतू भैंस। यानी पालतू जो भैंस है साथियों वो कितने प्रकार की हैं,
तो आपको ध्यान रखना है 2 प्रकार की होती है, यानी पालने वाली जो भैंस है वो कितने प्रकार की है साथियों? 2 प्रकार की है। कौन कौन सी है सर? तो आपको ध्यान में रखना है कि एक तो होती है वही जलीय भैंस, यानी इसको क्या बोला जाता है? जलीय भैंस, नाम से पता चल रहा है, यानी जलीय भैंस यानी जल में रहना पसंद करती हैं। उसके अलावा एक होती है साथियों दलदली भैंस, और दलदली भैंस को अपन बोलते हैं कीचड़ भैंस। तो ये चीज आपको इसमें ध्यान में रखनी है। अपन इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जलीय भैंस को और रिवर भैंस भी कहा जाता है, और रिवर भैंस इसके अलावा इसको वाटर बफेलो भी कहा जाता है, ऐसा साथियों आपको ध्यान में रखना है। और दलदली जो भैंस है उसको कीचड़ भैंस, और उसके अलावा आपको ध्यान रखना है मड बफेलो, उसके अलावा याद रखना है स्वयं बफेलो के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो आपको ध्यान रखना है सर, ये तो अभी आपने बताया कि दलदली भैंस को जाना जाता है, उसके अलावा जलीय भैंस को अपन ने और भी नाम से जानते हैं, यानी नदी भैंस भी कहा जाता है। तो इनके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। जो आपको याद रखना है कि पालतू जो भैंस होती है भाई 2 प्रकार की है, जलीय और दलदली भैंस। उसके अलावा अपन बात करें साथियों नेक्स्ट जो है भाई वो आपको क्या याद रखना है कि सर आपने अभी बताया था जलीय भैंस, नदी भैंस या वाटर और रिवर बफेलो। अब ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम में देखो कि ये जो भैंस आपको दिखाई दे रही है ये कौन सी बफेलोज हैं? तो जलीय बफेलो हैं। यानी जलीय बफेलो भैंस की बात करें साथियों तो आपको 2-4 एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि भाई ये एक तो जल में तैरना पसंद करती है। कौन सी बफेलो? कि सर जलीय जो भैंस होती है वो जल में तैरना पसंद करती है। उसके अलावा भाई जल के अंदर क्यों बैठती है? क्योंकि इनको गर्मी जो हो, गर्मी इनको ज्यादा लगती है, तो कम गर्मी सहनशील होती है, यानी गर्मी को ज्यादा सहन नहीं कर सकती है। कौन सी भैंस याद रखनी है आपको? तो जलीय भैंस। तो सबसे पहले अपन बात करें साथियों कि जलीय भैंस की क्या क्या विशेषता है, तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले इसका वैज्ञानिक नाम। कि सर वैज्ञानिक नाम तो अभी आपने बताया था, लेकिन वही वैज्ञानिक नाम आपको ध्यान में रखना है कि जलीय भैंस का जो वैज्ञानिक नाम होगा साथियों वो क्या होगा? तो आपको ध्यान रखना है कि सर बुबेलिस बुबेलिस होगा। क्या होगा? तो बुबेलिस बुबेलिस। ये चीज आपको इसमें ध्यान में रखनी है। यानी जलीय जो भैंस है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? बुबेलिस बुबेलिस है। और अगर आपसे पूछ ले कि सर इसका कुल कौन सा है, तो कुल आपको ध्यान में रखना है साथियों कि इसका कुल कौन सा हो जाएगा? बोवेडी कुल हो जाएगा। और अगर बात करें गुणसूत्र संख्या की कि सर इसके अंदर गुणसूत्र संख्या कितने पाए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर तो सर ने स्टार्टिंग में बताया था कि इसके अंदर गुणसूत्र संख्या कितने पाए जाते हैं? भाई 50 पाए जाते हैं। तो ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। कौन सी भैंस में याद रखोगे? तो आपको ध्यान रखना है जलीय भैंस, और जलीय भैंस के अलावा इसी को अपन नदी भैंस भी कहते हैं। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि सर इसकी विशेषता भी आपने बताई थी, तो आपको वो विशेषता याद रखनी है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि जलीय जो भैंस होती है वो जल में तैरना क्या करती है बच्चों? जल में तैरना पसंद करती है। तो पहला इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि जल में तैरना पसंद करती है। यानी जलीय जो भैंस है वो जल में तैरना पसंद करती है। कौन सी भैंस के अंदर याद रखनी है आपको? तो ये याद रखनी है साथियों जलीय भैंस के अंदर, यानी जलीय भैंस जो है जल में तैरना पसंद करती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जलीय भैंस की बात करें, यानी इनके भार के अकॉर्डिंग देखा जाए कि सर ये शरीर भार के अंदर कैसी होती है, तो शरीर भार के अंदर अपने भारत देश के अंदर देखा होगा कि जितने भी जो भैंस होती है वो कैसे होती है? भारी होती है। भाई कौन सी होती है? भारी होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि इनका जो शरीर भार होता है साथियों, शरीर भार की बात करें तो इनका शरीर भार यानी इनका भार यानी इनका शरीर भार भारी होता है, ऐसे याद रखना आपको। इनका शरीर भार भारी होता है, यानी वजन क्या होता है? ज्यादा होता है। तो ये चीज आपको इसमें ध्यान में रखनी है साथियों कि इनका शरीर भार कैसा होता है? भारी होता है। और क्या है? जल में तैरना पसंद करती हैं। अब इंडिया की बात करें तो सर्वाधिक जो भैंसें किस लिए पाली जाती है भाई?
दूध उत्पादन के लिए। तो कौन सी पाली जाती है सर्वाधिक मात्रा में? जलीय भैंस पाली जाती है। तो आपको ध्यान रखना है ये किस लिए उपयोगी है? तो ये दूध उत्पादन हेतु, क्या याद रखोगे कि दूध उत्पादन हेतु, दूध उत्पादन हेतु, दूध उत्पादन हेतु उपयोगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कौन सी भैंस? जलीय भैंस। अब इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जल में तैरना पसंद करती है, इनका शरीर भार भारी होता है, दूध उत्पादन हेतु उपयोगी है, और इसके अलावा कम गर्मी सहनशील, कम गर्मी सहनशील, कम गर्मी सहनशील नस्ल हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है साथियों कि ये कम गर्मी सहनशील नस्ल है। अब आपको ये याद होना चाहिए कि भाई सर ये जलीय जो भैंस है भारत देश के अंदर ही पाली जाती है क्या? नहीं, आपको ध्यान रखना भारत के अलावा और दूसरे देशों के अंदर भी पाली जाती है। जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, मध्यवर्ती पूर्वी एशियाई देश हो गए, सोवियत संघ होगा, इन सभी के अंदर ये भैंस पाली जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि यह है भारत, पाकिस्तान, यह है भारत, पाकिस्तान। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है साथियों मध्यवर्ती पूर्वी एशियाई देश, क्या रखोगे? मध्यवर्ती पूर्वी एशियाई देश। अब मध्यवर्ती पूर्वी एशियाई देशों की बात करें तो कौन कौन से देश हैं? तो आपको ध्यान में रखना है कि एक तो सर कौन सा आता है? तो आपको याद रखना है ईरान आता है सर। कौन सा आता है भाई? ईरान आता है। ईरान के अलावा सर इराक भी आता है, और इराक के अलावा और कौन सा आता है सर? तो तुर्की आता है। तो क्या रखोगे कि इसके अंदर सर 3 देश आते हैं, और भी देश आते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है ईरान, इराक और तुर्की। तो ये चीज आपको किसमें याद रखनी है कि जलीय भैंस के अंदर। उसके अलावा और क्या याद रखना है साथियों आपको कि सर ये सोवियत संघ के अंदर भी पाई जाती है। कौन से संघ के अंदर पाई जाती है? तो सोवियत संघ के अंदर पाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है सोवियत संघ के अंदर पाई जाती है। और सोवियत संघ के अंदर 2 चीज आपको ध्यान रखनी है साथियों कि सर ये रूस में पाई जाती है, और रूस के अलावा एक पाई जाती है लटाविया के अंदर। किसमें पाई जाती है साथियों? लटाविया के अंदर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कौन सी बफेलोज के अंदर याद रखोगे? जलीय भैंस के अंदर या नदी भैंस के अंदर आपको ध्यान में रखना है कि सर ये तो अभी आपने लिखवाया था कि ये सारी चीज तो हमें याद है। कैसे याद करोगे? देखो कि बुबेलिस इसका क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक नाम। और कुल कौन सा है? बोबेडी है। गुणसूत्र संख्या कितनी है? 50 है। और इसके अलावा क्या याद रखना है कि ये जल में तैरना पसंद करती है, और इनका शरीर भार कैसा होता है साथियों? भारी होता है, और दूध उत्पादन हेतु उपयोगी होती है। उसके अलावा कम गर्मी सहनशील नस्ल है। इसके अलावा ये भारत, पाकिस्तान, मध्यवर्ती पूर्वी एशियाई देश जैसे हो गया ईरान, इराक, तुर्की और सोवियत संघ, यानी इस सोवियत संघ के अंदर आपको ध्यान रखना है रूस और लटाविया, यानी ये जो भैंस पाई जाती है कौन कौन से देशों के अंदर पाई जाती है, क्या क्या इसकी विशेषता है, सारी चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। कौन सी बफेलोज के अंदर याद रखोगे साथियों? तो रिवर और वाटर बफेलोज के अंदर आपको ध्यान में रखनी है। तो ये डायग्राम से अपन को वैसे तो पता चल रहा है कि सर इसकी जो विशेषता देखो कि जल में रहती है, तो जल में रहती है तो भाई गर्मी कम सहनशील होगी। और भैंस को अधिकतर अपन किस लिए पालते हैं सर? दूध उत्पादन के लिए। तो जलीय भैंस को दूध उत्पादन के लिए पाला जाता है। तो ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। उसके अलावा अपन बात करें बेटा सेकंड जो है वो कौन सी है? दलदली भैंस। और दलदली भैंस को क्या बोलते हैं? कीचड़। और कीचड़ भैंस को अपन क्या बोलते हैं? स्वयं या फिर मड बफेलो। जैसे अपन ने जलीय भैंस की विशेषता पढ़ी है वैसे ही आपको इसमें ध्यान में रखना है। डायग्राम आपके सामने है भाई, कि डायग्राम के अंदर देखो कि जल भरा हुआ है क्या? नहीं है सर, क्या है? कीचड़ है। तो ये कीचड़ भैंस, यानी इनको क्या पसंद है भाई? कीचड़ पसंद है। तो ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है कि सर इनको तो कीचड़ पसंद है। तो ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। उसके अलावा अपन बात करें सबसे पहले इसका वैज्ञानिक नाम क्या है सर?
कि आपने जलीय के अंदर लिखवाया था तो इसमें भी लिखवा रहे हो, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है इसका जो वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका जो वैज्ञानिक नाम जो होगा वो क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है बुबेलिस, यानी इसका जो वैज्ञानिक नाम होगा वो क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि सर इसका तो बुबेलिस काबानेंसिस होगा। वो बुबेलिस है, ये काबानेंसिस है, तो दोनों में अंतर है साथियों, आपको ध्यान में रखना है। इसको बुबेलिस काबानेंसिस कहा जाता है। किस बफेलोज को कहा जाता है सर, तो आपको ध्यान रखना है दलदली और कीचड़ भैंस को कहा जाता है। उसके अलावा अपन बात करेंगे कि इसका कुल क्या होगा, तो दोनों का जो कुल है साथियों वो कौन सा होगा, बोविडी होगा, यानी उसका भी कुल क्या है भाई, बोविडी है, और इसका भी कुल क्या है, बोविडी है। इसके अलावा मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि इसके अंदर जो गुणसूत्र संख्या की बात करें, यानी गुणसूत्र संख्या की बात करें तो गुणसूत्र संख्या जो पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है, तो आपको ध्यान रखनी है सर गुणसूत्र संख्या इसके अंदर 48 पाई जाती है, 48 पाई जाती है, ऐसा बच्चों आपको इसमें ध्यान में रखना है। उसके अलावा अपन बात करें कि सर ये कीचड़ में बैठी है, तो 2-4 एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि कीचड़ में लौटना पसंद करती है, यानी इनको क्या पसंद है भाई, कीचड़ ही पसंद है, तो कीचड़ में लौटना पसंद करती हैं। तो कौन सी भैंस पसंद करती हैं सर, तो दलदली भैंस कह दो या कीचड़ भैंस कह दो, इनको क्या पसंद है, कीचड़ पसंद है, तो कीचड़ में लौटना पसंद करती हैं। तो ये चीज आपको किसमें याद रखनी साथियों, ये याद रखनी किसमें, दलदली भैंस के अंदर। उसके अलावा इसकी अपन बात करें कि ये क्या होती है कि अधिक गर्मी सहनशील होती है सर, क्या होती है, अधिक गर्मी सहनशील होती है, तो अधिक गर्मी सहनशील, यानी आपको ध्यान रखना है साथियों कि ये अधिक गर्मी सहनशील नस्ल है। और इसकी बात करें कीचड़ क्या है, जैसे कीचड़ में बैठी है और दलदल ले लो, तो दलदल अगर मान लो ज्यादा है तो अगर इनका भारी शरीर भार होता है तो ये क्या है, कीचड़ में क्या होती है, धंस जाती है, तो इनका जो शरीर भार होता है वो जलीय भैंसों की तुलना में क्या होता है साथियों, कम होता है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इनका शरीर भार, यानी इनका हल्का शरीर भार होता है, हल्का शरीर भार होता है, इनका हल्का शरीर भार, हल्का शरीर भार होता है। तो कौन सी बफेलोज का होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई ये तो सर अभी बताया था आपने दलदली बफेलो का होता है, तो ये चीज आपको साथियों इसमें ध्यान रखनी है कि इनका शरीर भार क्या होता है, हल्का होता है। कि सर जलीय भैंस तो दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है, तो ये किस लिए पाली जाती है भाई, तो आपको साथियों ध्यान रखना है कि दलदली जो भैंस होती है वो किस लिए पाली जाती है, तो मांस उत्पादन हेतु पाली जाती है। ध्यान में रखना है आपको कि मांस उत्पादन हेतु उपयोगी, यानी मांस उत्पादन हेतु उपयोगी है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है साथियों। अब जैसे अपन ने बताया कि जलीय भैंस कौन कौन से देशों के अंदर पाई जाती हैं, उसी प्रकार से कि दलदली भैंस और कीचड़ भैंस कहाँ पाई जाती है सर, मुख्यतः कौन कौन से देशों के अंदर पाई जाती है साथियों, तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो अपन बात करें कि दलदली जो भैंस है वो कौन कौन से देशों के अंदर पाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना है ये है म्यांमार के अलावा आपको ध्यान रखना है मलेशिया, और मलेशिया के अलावा ये पाई जाती है भाई थाईलैंड, और थाईलैंड के अलावा आपको ध्यान रखना है साथियों हांगकांग, यानी हांगकांग। उसके अलावा एक याद रखना है वियतनाम, क्या याद रखोगे, वियतनाम। और वियतनाम के अलावा आपको ध्यान रखना है सर ये थाईलैंड के अंदर पाई जाती है, और उसके अलावा हांगकांग के अंदर पाई जाती है, वियतनाम के अंदर पाई जाती है, उसके अलावा फिलीपींस के अंदर पाई जाती है। फिलीपींस के अलावा और कौन से देश के अंदर पाई जाती है सर, तो आपको ध्यान रखना है ये इंडोनेशिया में पाई जाती है। कौन से एशिया में पाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना है सर इंडोनेशिया के अंदर पाई जाती है। ये चीज आपको इसमें ध्यान में रखना है भाई। यानी कौन सी भैंस की बात करें साथियों अपन, दलदली भैंस की, यानी दलदली जो भैंस है वो कहाँ पाई जाती है,
म्यांमार में पाई जाती है, मलेशिया के अंदर, थाईलैंड के अंदर, हांगकांग के अंदर, वियतनाम के अंदर, फिलीपींस के अंदर और इंडोनेशिया के अंदर। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको ध्यान में रखना है, क्या याद रखोगे कि ये जो दलदली जो भैंस है सर, इसको तो फिलीपींस के अंदर क्या बोलते हैं, तो फिलीपींस के अंदर, फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस देश के अंदर यानी फिलीपींस देश में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो साथियों आपको ध्यान रखना है कि फिलीपींस देश के अंदर सर इसको तो क्या बोला जाता है, काराबाओ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, काराबाओ बोला जाता है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि सर इसको मलेशिया में क्या बोलते हैं, तो मलेशिया की बात करें, मलेशिया की बात करें साथियों तो मलेशिया के अंदर इसको केरबान के नाम से जानते हैं, यानी मलेशिया देश के अंदर इसको क्या बोलते हैं, केरबान बोलते हैं। तो ये सारी की सारी जो विशेषता मैंने लिखवाई आपको ये किसमें याद रखनी है साथियों, दलदली के अंदर या फिर आपको स्वयं बफेलो के अंदर ध्यान रखनी है कि सर ने क्या क्या पॉइंट लिखवाए हैं। तो आपको सबसे पहले याद रखना है बोवेलिस काबानेंसिस है सर, कुल बोविडी है, गुणसूत्र संख्या 48 पाई जाती है, कीचड़ में लौटना पसंद करती है सर, और कीचड़ में लौटती है तो अधिक गर्मी सहनशील है। उसके अलावा शरीर भार क्या होता है सर, इनका हल्का होता है। और किस लिए पाली जाती है, तो सर ये तो मांस उत्पादन हेतु पाली जाती है। और सर कौन कौन से देशों के अंदर पाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना है म्यांमार, मलेशिया, थाईलैंड, हांगकांग, वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया के अंदर ये पाई जाती है। तो ये कौन सी भैंस की बात चल रही है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये तो सर दलदली है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि भैंस के कितने प्रकार है, दो, एक तो दलदली और एक अपन ने क्या पढ़ा था, जलीय भैंस। तो ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखनी है साथियों। फिर अपन बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आगे जो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि भाई ZCUT लॉन्ग ईयर 2025 की बात करें, न्यू बैच स्टार्ट है 6 जनवरी 2025 से। यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम ऑनलाइन भी और ऑफलाइन दोनों ही मोड में है। तो आप संपर्क कर सकते हो महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेस में, आपके पट्टी पे नंबर चल रहे होंगे, उस पे दोनों नंबर में से आप किसी भी नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। तो ये अगर कोई आपका आस पड़ोस है, दोस्त है, परिवार वाले हैं, तो किसी को भी आप बता सकते हो। तो ये चीज आप ध्यान में रखनी। उसके अलावा अपन बात करें कि नेक्स्ट जो है वो क्या है कि भारतीय भैंस को उत्पत्ति स्थान के आधार पर 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन सी भैंसों को, यानी अपन ने जो पढ़ी है वो तो कौन सी है, जलीय और दलदली भैंस के प्रकार है। लेकिन अब ये बात कर रहा है भाई कि भारतीय भैंस को उत्पत्ति स्थान के आधार पर 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, क्या रखोगे साथियों, कि एक तो होती है भाई उत्तर भारत की नस्लें। कौन सी होती है, उत्तर भारत की नस्लें। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, उत्तर भारत की नस्लें। और एक याद रखना है आपको, उत्तर भारत के अलावा दूसरा जो याद रखना है वो कौन सा याद रखोगे, मध्य भारत की नस्लें। मध्य भारत की नस्लें। तो पहला तो हो गया उत्तर भारत की नस्लें, दूसरा आपको याद रखना है मध्य भारत की नस्लें। उसके अलावा एक याद रखना है आपको दक्षिण भारत की नस्लें। दक्षिण भारत की नस्लें। और उसके अलावा साथियों एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि सर ये तो भारत का हो गया उत्तर, मध्य, दक्षिण। उसके अलावा एक और आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश की नस्लें कौन कौन सी हैं, तो उत्तर प्रदेश की नस्लें। और इसके अलावा एक और आपको ध्यान रखना है साथियों, क्या याद रखोगे भाई, गुजरात की नस्लें। तो ये जो किसके आधार पर है भाई, तो आपको ध्यान रखना है सर ये तो अभी बताया था आपने कि ये उत्पत्ति स्थान के आधार पर भैंसों को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब अपन बात करें कि उत्तर भारत की जो नस्लें हैं साथियों वो कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि उत्तर भारत की जो नस्लें हैं सर वो कौन कौन सी है। तो एक तो आपको ध्यान रखनी मुर्रा, कौन सी याद रखोगे, मुर्रा। उसके अलावा ध्यान रखना है भाई, यानी पहली है मुर्रा, और उसके अलावा ध्यान में रखना है दूसरी है नीली रावी।
कौन सी याद रखोगे? नीली रावी। और नीली रावी के अलावा आपको ध्यान रखना है, एक याद रखनी भाई गोजरी। कौन सी याद रखोगे? गोजरी। तो ये जो नस्लें हैं, 3 जो नस्लें हैं, कौन से भारत की हैं? तो उत्तर भारत की हैं। कौन कौन सी है भाई? मुर्रा है, नीली रावी है और गोजरी है। तो ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी साथियों। उसके अलावा अपन बात करें कि सर मध्य भारत के अंदर कौन कौन सी आती हैं, तो साथियों आपको मध्य भारत के अंदर कौन कौन सी नस्लें याद रखनी है? तो सबसे पहले याद रखनी है कि सर इसके अंदर तो एक आती है पंदारपुरी आती है। कौन सी आती है? पंदारपुरी। और पंदारपुरी के अलावा कौन सी आती है सर? तो आपको ध्यान रखना है मराठवाड़ी आती है। और मराठवाड़ी के अलावा कौन सी आती है? तो आपको ध्यान रखना है सर एक आती है इसके अंदर नागपुरी आती है। और इसी नागपुरी को आपको ध्यान रखना है कि भाई इसी नागपुरी को और किस नाम से जानते हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि सर इसको तो इलिचपुरी भी बोला जाता है। किसको बोला जाता है? नागपुरी को अपन क्या बोलते हैं? इलिचपुरी कहते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यानी मध्य भारत की जो नस्ल है साथियों वो कौन कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है कि पंदारपुरी है, मराठवाड़ी है, नागपुरी है और इलिचपुरी है। उसके अलावा अपन बात करें दक्षिण भारत की नस्लें कौन कौन सी हैं, तो साथियों आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण भारत की जो नस्लें हैं वो कौन सी हैं। तो आपको ध्यान रखना है सर दक्षिण भारत के अंदर तो एक तो आती है टोडा। कौन सी आती है? टोडा। और टोडा के अलावा एक इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि एक आती है पूर्णाथड़ी। और पूर्णाथड़ी के अलावा एक और आती है जिसका नाम क्या है सर? गोदावरी है। गोदावरी है। और गोदावरी के अलावा एक आपको ध्यान रखना है बरगुर है। तो ये जो है ये सारी की सारी आपको ध्यान में रखनी है कि सर ने जो लिखवाई वो दक्षिण भारत के अंदर कौन कौन सी है भाई? तो टोडा है, पूर्णाथड़ी है, उसके अलावा गोदावरी है। और गोदावरी के अलावा कौन सी है? तो बरगुर है। कौन सी है? बरगुर है। अब अपन बात करें कि सर ये तो उत्तर भारत की होगी, ये मध्य भारत की होगी, ये दक्षिण भारत की होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी है? तो आपको ध्यान में रखना है साथियों। तो उत्तर भारत की जो नस्लें हैं वो कौन सी हैं भाई? तो एक तो याद रखनी है, एक तो सर भदावरी है। कौन सी है? भदावरी है। और भदावरी के अलावा एक सर तराई है। तो ये जो नस्लें हैं भाई ये उत्तर प्रदेश की नस्लें हैं। यानी इनका जो ओरिजिन प्लेस माना जाता है, जैसे भदावरी की बात करें तो आगरा जिले का क्या हो जाएगा? भदावर क्षेत्र। अब आगरा जो पड़ता है वो कहां पर पड़ता है भाई? उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। तो ऐसा आपको इसमें ध्यान रखना है। उसके अलावा अपन बात करें गुजरात की नस्लें कि सर गुजरात की कौन कौन सी है? तो गुजरात की जो नस्लें हैं वो आपको याद रखनी साथियों कि गुजरात की जो नस्लें हैं एक तो याद रखना है सर सूरती है। कौन सी है? सूरती है सर। और सूरती के अलावा सर एक है मेहसाना। यानी सूरती के अलावा मेहसाना का जो ओरिजिन प्लेस है वो भी क्या है? गुजरात। यानी अधिकतर इनका जो वितरण क्षेत्र देखा जाए यानी सर्वाधिक मात्रा में कौन से एरियाज के अंदर पाई जाती है उसके आधार पर आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा एक और आपको ध्यान में रखनी है जिसका नाम क्या है? जाफराबादी। क्या रखोगे? जाफराबादी। और जाफराबादी के अलावा एक याद रखना आपको कुंडी। और इसी कुंडी को क्या कहते हैं कि सर इसको तो बन्नी के नाम से जानते हैं, बन्नी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बन्नी बोलते हैं। तो ये चीज आपको इसमें ध्यान में रखनी है। तो मोस्ट चीज आपको याद में रखना है साथियों। अब अपन बात करें कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो अब भैंस को आकार एवं भार के आधार पर कितने भागों में बांटा है भाई? 3 भागों में। यानी आपको याद रखना है वो तो किसके आधार पर था? उत्पत्ति स्थान के आधार पर 5 भागों में वर्गीकृत किया गया था। और अपन बात करें कि भैंस को आकार एवं भार के आधार पर यानी वजन के अकॉर्डिंग कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था। तो साथियों आपको ध्यान रखना है कि
वजन एवं भार के आधार पर भैंस को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। तो कौन कौन से भाग है? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले सर एक तो होता है, कौन सा होता है? तो एक तो होता है साथियों कि एक तो होती है भारी नस्ल। कौन सी याद रखोगे भाई? भारी नस्ल। यानी एक तो होती है भारी, और जो भारी होता है उसको क्या बोलते हैं साथियों? हेवी ब्रीड्स। क्या बोलते हैं? हेवी। और आपको याद रखना है नस्ल को ब्रीड्स कहते हैं। उसके अलावा दूसरा जो है वो आपको ध्यान रखना है मीडियम ब्रीड। यानी मीडियम जो ब्रीड है यानी मध्यम नस्लें। यानी पहले अपन लिखते हैं कि मध्यम नस्लें होती है सर। कौन सी होती है? मध्यम नस्लें। और मध्यम नस्लें के अलावा सर एक और होता है यानी मीडियम ब्रीड्स। और मीडियम ब्रीड्स के अलावा एक आपको ध्यान रखना है, कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है सर एक होती है मीडियम होगी, मीडियम के अलावा होती है साथियों हल्की। और जो हल्की होती है यानी जो हल्की होती है भाई उसको अपन क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइट। और लाइट के बाद में आपको ध्यान रखना है ब्रीड्स। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि भार के आधार पर भैंसों को सर 3 भागों में बांटा है। एक तो होती है भारी, एक होती है सर मध्यम, और एक होती है हल्की। तो ये 3 श्रेणी आपको याद रखनी है। अब अपन बात करेंगे कि भाई सबसे भारी जो है वो कौन कौन सी है, उसके अलावा मीडियम में कौन सी आती है, हल्की में कौन सी आती है। तो सबसे पहले साथियों अपन बात करेंगे कि भाई भारी जो नस्ल है भैंस की वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जाफराबादी। और इसी जाफराबादी को क्या बोला जाता है? मिनी एलिफेंट कहा जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि मिनी एलिफेंट किसे कहते हैं सर? तो मिनी एलिफेंट की बात करें साथियों तो मिनी एलिफेंट है वो कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है सर ये तो जाफराबादी है, तो आपको ध्यान रखना है मिनी एलिफेंट। उसके अलावा आपको ध्यान में रखना है, क्या याद में रखोगे? जाफराबादी के अलावा सर इसमें एक और आती है जिसका नाम है मुर्रा, और इसमें एक और आती है सर जिसका नाम क्या है भाई? नीली रावी है। तो भारी श्रेणी की जो नस्ल है आप नस्ल की जगह भारी श्रेणी भी लिख सकते हो। यानी भारी श्रेणी की जो नस्ल है वो कौन कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है सर एक तो जाफराबादी है, जाफराबादी के अलावा मुर्रा है, और मुर्रा के अलावा नीली रावी है। तो ये सारी की सारी चीज आपको किसमें याद रखनी है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है हेवी ब्रीड्स के अंदर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी साथियों। उसके अलावा अपन बात करें कि मीडियम ब्रीड कौन कौन सी सर? मध्यम श्रेणी के अंदर कौन कौन सी आती है? तो मध्यम श्रेणी की अपन बात करें ये तो होगी भारी, और मध्यम की बात करें साथियों तो एक आपको याद रखनी है कि सर इसके अंदर एक तो आती है भदावरी, और भदावरी के अलावा एक आती है सर जिसका नाम क्या है? मेहसाना है सर। क्या है भाई? मेहसाना। और मेहसाना के अलावा एक आती है जिसका नाम क्या है? नागपुरी है। ये नागपुरी जो है ये आपकी आरबीएससी की बुक के अंदर नागपुरी दे रखा है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये मीडियम के अंदर आती है भदावरी, मेहसाना और नागपुरी। उसके अलावा आपको क्या रखना है कि हल्की जो नस्ल है उसके अंदर कौन सी आती है सर? ये तो होगी मीडियम। हल्की के अंदर कौन आती है? तो एक आपको ध्यान रखना है कि हल्की नस्ल के अंदर आती है सूरती। तो ये जो आप यानी भैंसों को भार एवं आकार के आधार पर कितने भागों में बांटा है? तो आपको ध्यान रखना है कि सर ये तो 3 भागों में बांटा है। ये तो अभी आपने बताया था कि भारी श्रेणी कौन कौन सी, यानी भारी श्रेणी की कौन सी है, मध्यम श्रेणी की कौन सी है, हल्की श्रेणी की कौन सी है। तो भारी श्रेणी के अंदर आपको क्या रखना है? जाफराबादी बताया सर अभी, मुर्रा और नीली रावी। ये तीनों जो ब्रीड है साथियों ये कौन सी ब्रीड है? तो ये याद रखना आपको हेवी ब्रीड है। उसके अलावा अपन बात करें मीडियम कौन कौन सी सर? तो मीडियम के अंदर भदावरी है, मेहसाना है और उसके अलावा नागपुरी है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा अपन बात करें हल्की नस्ल, और हल्की नस्ल के अंदर आती है सूरती। तो ये चीज आपको इसमें ध्यान में रखना है भाई।
उसके अलावा अपन बात करें तो नेक्स्ट क्या है भाई, सबसे पहले है मुर्रा। यानी ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये किसका है भाई, यानी भैंस की कौन सी नस्ल है। तो सबसे पहले अपन ने दे रखा है पहले कि ये मुर्रा नस्ल है। कौन सी है, मुर्रा। अब अपन इसके विशेषता के बारे में पढ़ेंगे कि मुर्रा भैंस की जो विशेषता है भाई वो क्या क्या है, इसका उत्पत्ति स्थान क्या है और इसका दूध उत्पादन कितना है। तो ये सारी चीज जो पढ़ेंगे ये किस में पढ़ेंगे, मुर्रा के अंदर। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि मुर्रा जो नस्ल है सर इसका उत्पत्ति स्थान क्या होगा। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि मुर्रा भैंस का जो उत्पत्ति स्थान है, उत्पत्ति स्थान यानी मुर्रा भैंस का उत्पत्ति स्थान की बात करें साथियों तो आपको ध्यान रखना है कि मुर्रा नस्ल का उत्पत्ति स्थान वो कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है पंजाब, और पंजाब के अलावा एक याद रखना हरियाणा। क्या रखोगे, हरियाणा। और हरियाणा के अलावा याद रखना आपको क्या रखोगे कि सर इसका दिल्ली भी माना जाता है। अब ये आप सोच रहे होंगे कि सर ये पंजाब हरियाणा दिल्ली के अंदर ही पाई जाती हैं, राजस्थान के अंदर नहीं पाई जाती क्या, बिल्कुल पाई जाती है राजस्थान के अंदर। राजस्थान की बात करें तो साथ ही उत्तरी राजस्थान के जितने जो जिले आते हैं उत्तरी राजस्थान के अंदर उन जिलों के अंदर सर्वाधिक देखने को मिलेगी, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में अजमेर जिले के अंदर देखने को मिलेगी। तो इसका क्या हो जाएगा, ये वितरण क्षेत्र हो जाएगा। तो अपन बात करें कि सर इन जिलों के इन राज्यों के अलावा और कौन कौन से राज्यों के अंदर ये पाई जाती है, तो राजस्थान के अंदर भी पाई जाती है और यूपी के अंदर भी पाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि वितरण, इसका जो वितरण क्षेत्र की बात करें, इसका वितरण की बात करें अपन तो आपको ध्यान रखना है कि सर ये पाई जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर पाई जाती है, यूपी के अंदर पाई जाती है, वह राजस्थान के उत्तरी भाग में पाई जाती है। सर राजस्थान के उत्तरी भाग में पाई जाती है और राजस्थान के उत्तरी भाग में सर्वाधिक मात्रा में अजमेर जिले के अंदर पाई जाती है। तो ये चीज आपको इसमें ध्यान में रखनी भाई कि अजमेर जिले के अंदर ये सबसे ज्यादा पाई जाती है राजस्थान के अंदर। उसके अलावा कि सर आपने बताया कि भाई ये तो उत्पत्ति स्थान हो गया कि पंजाब हरियाणा दिल्ली तो इसका उत्पत्ति स्थान है, और वितरण क्षेत्र की बात करें सर तो यूपी और राजस्थान के उत्तरी भाग, और उत्तरी भाग के अंदर एक जिला याद रखना अजमेर। लेकिन इसकी विशेषता क्या है, तो विशेषता की बात करें साथियों तो इसकी जो विशेषता है, किसकी विशेषता की बात करें अपन, यानी अपन बात करें भाई मुर्रा भैंस की विशेषता के बारे में। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि सर मुर्रा भैंस की जो विशेषता है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि याद में रखोगे कि अपन ने ये लिखा था भाई दिल्ली। क्या लिखा था, दिल्ली। यानी इसको किस नाम से जाना जाता है, किसको, मुर्रा को। तो ये दिल्ली के अंदर पाए जाने के कारण इसको अपन क्या बोलते हैं, यानी दिल्ली बफेलो के नाम से, दिल्ली बफेलो के नाम से, दिल्ली बफेलो के नाम से प्रसिद्ध नस्ल हैं। कौन सी नस्ल है बेटा, यानी दिल्ली बफेलो के नाम से प्रसिद्ध जो नस्ल है, यानी दिल्ली बफेलो के नाम से, यानी दिल्ली बफेलो के नाम से कौन सी भैंस को जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है सर ये तो मुर्रा को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, तो मुर्रा को जाना जाता है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि सर ये तो, इसके अलावा अपन बात करें कि आपने बताया कि दिल्ली बफेलो के नाम से जाना जाता है। अब इसकी बात करें तो दो चीज आपको ध्यान में रखना है साथियों कि इसके अलावा इसका जो शरीर का रंग होता है, शरीर का रंग की बात करें तो इसका जो शरीर का रंग होता है वो बिल्कुल कैसा होता है, काला होता है, यानी और भी गहरा काला, याद रखना गहरा काला। और इसी काले रंग को अपन क्या बोलते हैं, जेट ब्लैक कहते हैं। यानी इसके शरीर का रंग काला होने के कारण, यानी बिल्कुल गहरा काला होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, जेट ब्लैक। और जेट ब्लैक होने के कारण इसको बोला जाता है भाई ब्लैक ब्यूटी, यानी काली है मगर कैसी है भाई, सुंदर है। तो ब्लैक ब्यूटी जो है किस भैंस को कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है ये तो सर आप भी बताया था मुर्रा को कहा जाता है। उसके अलावा एक विशेषता और आपको ध्यान रखनी है कि इसके जो सींग है, देखो बेटा इसके जो सींग है जैसे कोई जलेबी
यानी जलेबी हो, यानी जलेबी आकार के जो सींग पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं भाई, मुर्रा के अंदर पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज आपको किस में याद रखनी है, मुर्रा के अंदर याद रखनी है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जलेबी आकार के सींग, यानी सींग जो होते हैं, सींग कैसे होते हैं भाई, तो जलेबी आकार के, कैसे याद रखोगे, जलेबी आकार के होते हैं, यानी सींग जलेबी आकार जैसे, यानी सींग जलेबी आकार जैसे होते हैं। उसके अलावा एक पॉइंट और याद रखना है आपको कि शरीर का रंग, किसका रंग याद रखना है, शरीर का रंग, शरीर का रंग जो होता है वो शरीर का रंग कैसा होता है सर, तो अभी बताया आपने कि इसका शरीर का रंग तो कैसा होता है, गहरा काला होता है सर, कैसा होता है, गहरा काला। और गहरा काला कोई अपन क्या बोलते हैं सर, जेट ब्लैक कहते हैं, क्या बोलते हैं भाई, जेट ब्लैक। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है सर। ये तो अभी बताया था कि इसकी जो बॉडी होती है भाई, ये पूरा का पूरा जो शरीर होता है वो कैसा होता है, गहरा काला होता है। इस कारण से जेट ब्लैक कलर जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, मुर्रा के अंदर। और उसके अलावा अपन ने बात की कि भाई ये इसका शरीर का जो रंग है वो कैसा है, काला है, और काला होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक ब्यूटी। तो आपको ध्यान रखना है साथियों कि ब्लैक ब्यूटी के नाम से, किसके नाम से, ब्लैक ब्यूटी, यानी ब्लैक ब्यूटी के नाम से प्रसिद्ध नस्ल है, यानी ब्लैक ब्यूटी के नाम से प्रसिद्ध नस्ल है। तो ये चीज आपको इसमें ध्यान में रखनी है कि ब्लैक ब्यूटी के नाम से प्रसिद्ध नस्ल जो है वो कौन सी है, तो मुर्रा आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो निम्न श्रेणी की जो भैंस होती है उनके अंदर सुधार करने के लिए, यानी निम्न श्रेणी की भैंस जो होती है, स्थानीय जो भैंस होती है, उनको सुधार करने के लिए अपन कौन सी ब्रीड के जो मेल लेते हैं वो कौन सी नस्ल के लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना है मुर्रा के। तो आपको एक पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि भाई आपको विशेषकर इंपॉर्टेंट याद रखना है कि निम्न स्तर की, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि निम्न स्तर की स्थानीय, निम्न स्तर की स्थानीय भैंसों में, निम्न स्तर की भैंसों में सुधार के लिए उपयोगी हैं, यानी उपयोगी का मतलब ये है, आपको ध्यान रखना है कि भाई इसके मेल को काम में लिया जाता है। यानी निम्न स्तर की भैंस जिनका दूध उत्पादन कम हो सकता है तो उनका अपन क्या करते हैं कि मुर्रा नस्ल का जो भैंसा होता है उसके साथ में उसका मैचिंग करवाई जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक चीज और याद रखनी है साथियों कि अपन ने ये पढ़ा है भाई कि ये तो सर आपने लिखवा दिया, इसके अलावा और क्या पॉइंट याद रखने हैं आपको इसके अंदर, तो एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछ ले क्या कि विश्व में यानी विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादक, यानी विश्व के अंदर सर्वाधिक दूध उत्पादक पूछ ले आपसे कि विश्व के अंदर सर्वाधिक दूध उत्पादक कौन सी है सर, तो आप क्या बताओगे, मुर्रा है। उसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादक कौन सी होगी सर, तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में भी सर्वाधिक दूध उत्पादक है सर, कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है सर मुर्रा है। और इसके अलावा उत्तर भारत की पूछ ले कि उत्तर भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन कौन सी होगी सर, तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल, क्या रखोगे, सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि उत्तर भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादक, विश्व के अंदर सर्वाधिक दूध उत्पादक। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादक जो नस्ल है तो कौन सी है साथियों, तो आपको ध्यान रखना है कि सर ये तो कौन सी है, मुर्रा है। यानी अगर आपसे पूछ ले
कि विश्व के अंदर भी सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन करने वाले बफेलो का नाम क्या है, तो भी बताना है मुर्रा। अगर पूछ ले कि भारत में कौन सी करती है, तो भी मुर्रा। अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर भारत में कौन सी करती है, तो उत्तर भारत की नस्ल अपन ने लिखी थी उत्पत्ति स्थान के आधार पर पढ़ा था, तब मैंने बताया था कि मुर्रा कौन से क्षेत्र की है, तो उत्तर भारत की है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये सारी की सारी जो है, यानी विश्व के अंदर पूछ ले, भारत में पूछ ले, उत्तर भारत में पूछ ले, यानी सर्वाधिक मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो मुर्रा का होता है। ऐसा साथियों आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा बात करते हैं अपन कि सर इसका जब ये दूध उत्पादन यानी सर्वाधिक दूध उत्पादन कर रही है, तो इसका दूध उत्पादन कितना होगा, तो आपको ध्यान रखना है इसका दूध उत्पादन। अब दूध उत्पादन की अपन बात करें तो दूध उत्पादन के अंदर क्या देखोगे आप कि सर इसका जो दूध उत्पादन होता है वो होता है 1800 से लेके 2500 लीटर। कितना होता है, तो आपको ध्यान रखना है 1800 से लेके 2500 लीटर प्रति ब्यात। तो साथियों आपको ध्यान रखना है इसका दूध उत्पादन। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट और याद रखना है वसा की मात्रा, यानी वसा की मात्रा याद रखनी है। तो ये चीज आपको किस में याद रखनी है साथियों, मुर्रा के अंदर याद रखनी है। और एग्जाम की दृष्टि से एक क्वेश्चन और आपको ध्यान रखना है, एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि मुर्रा में प्रथम ब्यात की जो अवस्था होती है, प्रथम ब्यात की अवस्था, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसकी प्रथम ब्यात की जो अवस्था होती है वो कितने माह की होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि सर इसकी तो 36 से लेके 48 माह की होती है, यानी प्रथम ब्यात की जो अवस्था होती है वो कितनी होती है। तो साथियों आपको ध्यान रखना है कि 36 से लेके 48 माह की होती है। तो ये चीज जो अपन ने पढ़ी है ये किसके बारे में पढ़ी है साथियों, तो आपको ध्यान रखना है सर ये मुर्रा के बारे में पढ़ी है। अब देखो सबसे पहले अपन किसकी बात करें भाई, मुर्रा की। तो सबसे पहले आपको क्या रखना है, इसका जो उत्पत्ति स्थान होगा वो क्या होगा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। और वितरण की बात करें यूपी व राजस्थान के उत्तरी भाग में पाई जाती है, और उत्तरी भाग में कहाँ, अजमेर के अंदर। उसके अलावा अपन बात करें कि सर इसकी विशेषता आपने लिखवाई थी, तो ये जो विशेषता है ये आपको ध्यान में रखनी है कि दिल्ली बफेलो के नाम से प्रसिद्ध है। सींग जो पाए जाते हैं जलेबी आकार जैसे है। शरीर का रंग की बात करें तो घेरा काला होता है और ब्लैक ब्यूटी के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अलावा निम्न स्तर के जो स्थानीय भैंस है उसमें सुधार करने के लिए अपन कौन सी भैंस का उपयोग करते हैं बेटा, तो आपको ध्यान रखना है साथियों मुर्रा का करते हैं। उसके अलावा अपन ने लिखा कि विश्व के अंदर सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक, उत्तर भारत में मुर्रा सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करती है। और दूध उत्पादन कितना होता है, तो 1800 से लेकर 2500 लीटर प्रति ब्यात। और वसा की मात्रा कितनी है, 7%। और मुर्रा में प्रथम ब्यात की जो अवस्था है वो 36 से लेकर 48 माह की। तो ये सारी चीज आपको किसमें याद रखनी है, मुर्रा के अंदर। उसके अलावा अपन बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो आपको दिख रही है ये कौन सी है भाई, बदाऊरी है। अब अपन बदाऊरी की बात करें तो सबसे पहले आज तक जो क्वेश्चन पूछा है एग्जामों के अंदर वो ये पूछा है कि सर्वाधिक जो वसा की मात्रा पाई जाती है वो कौन सी बफेलोज के अंदर पाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना है बदाऊरी के अंदर पाई जाती है। उसके अलावा इसका जो शरीर होता है भाई, इसका जो शरीर होता है वो आगे से तो पतला होता है, लेकिन इसका जो शरीर होता है पीछे से कैसा होता है, चौड़ा होता है। यानी त्रिकोणाकार या फिर वी आकार का जो शरीर पाया जाता है वो कौन सी नस्ल का है, तो आपको ध्यान रखना है बदाऊरी का है। उसके अलावा इसका जो शरीर का कलर जो होता है वो कैसा होता है, तांबे जैसा होता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रखना है कि सर्वाधिक लंबा दुग्ध काल जो होता है वो किसका होता है, बदाऊरी का होता है। तो सबसे पहले अपन जीरो बिल्कुल जैसे अपन ने मुर्रा का पढ़ा है वैसे ही इसके बारे में अपन लिखेंगे। तो आपको याद रखना है सबसे पहले इसका उत्पत्ति स्थान, यानी बदाऊरी की बात करें तो बदाऊरी का जो उत्पत्ति स्थान होगा, उत्पत्ति स्थान की बात करें तो आपको ध्यान रखना है यूपी के आगरा जिले का, यूपी के आगरा जिले का बदावर क्षेत्र,
बदावर क्षेत्र इसका क्या हो जाएगा साथियों, ओरिजिन प्लेस हो जाएगा। यानी इसका जो उत्पत्ति स्थान माना जाता है, अपन ने पढ़ा था कि बदावरी जो है भाई उत्तर प्रदेश की नस्ल है और इसका जो उत्पत्ति स्थान होगा तो यूपी के आगरा जिले का बदावर क्षेत्र होगा। उसके अलावा आपको ध्यान रखनी है साथियों इसके अंदर कि सर इसकी विशेषता क्या क्या है, तो आपको ध्यान रखना है पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी शरीर आगे से पतला, शरीर आगे से पतला एवं पीछे से चौड़ा होता है। किसका होता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि सर ये तो अभी आपने बताया था कि शरीर आगे से पतला और पीछे से चौड़ा होता है, यानी एक प्रकार से तिकोना यानी त्रिकोणाकार या फिर बी आकार का, यानी बी आकार का या फिर त्रिकोणाकार जो शरीर होता है वो किसका होता है, तो आपको ध्यान रखना है सर ये तो बदावरी का होता है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है, बदावरी के अंदर इसका शरीर का रंग कैसा होता है भाई, तो अपन बात करें शरीर का रंग, यानी इसका जो शरीर का रंग होता है वो कैसा होता है, तो आपको ध्यान रखना है तांबे जैसा, यानी तांबे जैसा इसके शरीर का रंग होता है और तांबे को बोला जाता है भाई कॉपर, तो आपको ध्यान रखना है कॉपर जैसा, यानी तांबे जैसा या फिर कॉपर जैसा जो शरीर होता है वो किसका होता है, यानी एक प्रकार से जैसे सूर्य की लालिमा होती है शाम के टाइम वैसे के वैसे इसके शरीर का क्या होता है, कलर होता है, तो किसका होता है, तो आपको ध्यान में रखनी है सर ये तो किसका होता है, बदावरी का होता है। इसके अलावा एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इसका जो अयन जो होता है बेटा, अयन की बात करें तो इसका जो अयन होता है वो क्या होता है, आकार में छोटा होता है, यानी अयन छोटा होता है और इस अयन पर क्या दिखाई देती हैं, दुग्ध शिराएं, क्या दिखाई देती है भाई, दुग्ध शिराएं दिखाई देती हैं। तो ये जो विशेषता है आपको ध्यान रखनी है वो किसमें याद रखनी है, बदावरी के अंदर याद रखनी है। तो तीसरा जो पॉइंट है वो आपको कैसे याद रखना है कि अयन छोटा होता है सर, अयन की बात करें तो अयन तो छोटा होता है एवं दुग्ध शिराएं यानी एवं दुग्ध शिराएं कैसे होती हैं, उभरी हुई होती हैं, उभरी हुई। तो ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है कि इसका अयन छोटा होता है और दुग्ध शिराएं उभरी हुई होती हैं। उसके अलावा एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है साथियों, क्या याद रखोगे कि सर्वाधिक गर्मी सहनशील, यानी सर्वाधिक गर्मी सहनशील, सर्वाधिक गर्मी सहनशील। तो ये जो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं ये सारे के सारे किसमें याद रखने हैं भाई, बदावरी के अंदर याद रखने हैं। और इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखना है कि सर इसके जो सींग होते हैं, इसके जो सींग होते हैं, ये जो सींग होते हैं कैसे होते हैं, मोटे होते हैं सर, और मोटे होने के साथ साथ में कैसे होते हैं भाई, चपटे होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है और थोड़े थोड़े पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि सींग मोटे चपटे, सींग मोटे चपटे एवं पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। और इसके अलावा एक पॉइंट और याद रख लेना कि इसकी जो टांगे होती है भाई वो क्या होती है, थोड़ी मजबूत होती हैं। तो छठा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि टांगे सर इसकी कैसी होती है, मजबूत होती हैं। तो ये चीज आपको इसमें ध्यान रखना है, किसमें याद रखोगे, बदावरी के अंदर याद रखना है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या याद रखोगे बदावरी के अंदर कि भैंसों में सर्वाधिक वसा की मात्रा, भैंसों में सर्वाधिक वसा की, भैंसों में सर्वाधिक वसा की मात्रा, भैंसों में सर्वाधिक वसा की जो मात्रा पाई जाती है वो किसमें पाई जाती है,
तो आपको ध्यान रखना है कि भैंसों में सर्वाधिक वसा की मात्रा सर भदौरी में पाई जाती है और कितना % पाई जाती है तो अपन लिखेंगे सारी चीज। उससे पहले आपको ध्यान रखना है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके अलावा फिर अपन बात करें इसके दूध उत्पादन की कि सर भदौरी का जो दूध उत्पादन है वो कितना है, तो साथियों आपको ध्यान रखना है कि भदौरी का जो दूध उत्पादन है यानी दूध उत्पादन की अपन बात करें, दूध उत्पादन यानी सर भदौरी का जो दूध उत्पादन है वो कितना है, तो आपको ध्यान रखना है दूध उत्पादन की बात करें तो इसका जो दूध उत्पादन होगा 900 से लेके 1200 लीटर 900 से लेके 1200 लीटर प्रति व्यांत होगा। तो ये चीज साथियों आपको ध्यान में रखनी है कि सर इसका दूध उत्पादन 900 से लेके 1200 लीटर प्रति व्यांत होगा और भैंसों के अंदर सर्वाधिक वसा की मात्रा अपन ने लिखी है। तो वसा की मात्रा कितनी % पाई जाती है सर, तो आपको ध्यान रखना है वसा की मात्रा यानी इसके दूध में वसा की मात्रा जो पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना है वैसे तो 12 से लेके 14% आपको ध्यान रखना है और अगर याद रखना है तो 13 से लेके 14% तक इसके दूध में क्या पाई जाती है, वसा की मात्रा पाई जाती है। और कितना % पाई जाती है, तो 13% आपको ध्यान रखना है। फिक्स एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई एग्जामों के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि सर्वाधिक जो वसा की मात्रा जो पाई जाती है किसके मिल्क के अंदर पाई जाती है, तो आपको ध्यान में रखना है कि सर ये तो भदौरी के दूध में पाई जाती है। अब अपन बात करें तो अपन ने किसके बारे में पढ़ा है भाई, भदौरी के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़े, इसके इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी है कि सर आपने इसका उत्पत्ति स्थान लिखवाया कि सर ने उत्पत्ति स्थान जो लिखवाया है वो कहाँ लिखवाया है, तो आपको ध्यान रखना है यूपी के आगरा जिले का कौन सा क्षेत्र है भाई, भदौर क्षेत्र है। विशेषता क्या क्या है सर, तो शरीर आगे से पतला एवं पीछे से चौड़ा होता है। उसके अलावा त्रिकोणाकार या वी आकार का शरीर इसके अंदर पाया जाता है, इसका पाया जाता है। उसके अलावा शरीर का रंग की बात करें तांबे जैसा या कॉपर जैसा इसका कलर होता है सर। उसके अलावा अयन छोटा होता है और दुग्ध सुराय उभरी हुई होती है और सर्वाधिक गर्मी सहनशील होती है। सींग मोटे चपटे एवं पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। टांगे मजबूत होती है। ये सारी की सारी जो विशेषता है। उसके अलावा अपन ने लिखा कि सर्वाधिक वसा की मात्रा पाई जाती है। तो ये सारी चीज आपको ध्यान में रखनी है। और कितनी % वसा पाई जाती है, तो आपको ध्यान में रखना है कि 12 से लेकर 14। एक बार कृषि पर्यवेक्षक नए बैच प्रारंभ है 6 जनवरी 2025 से सोमवार से महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेस में। अगर कोई जुड़ना चाहता है और कोई या दोस्त हो या कोई आपका परिवार में हो तो आप बता सकते हो। उसके अलावा इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है इसके अंदर आपको मिलेगी टेस्ट सीरीज। उसके अलावा अलग से डाउट क्लास मिलेगी। डाउट क्लास के साथ साथ में आपको हॉस्टल एवं लाइब्रेरी की सुविधा यानी हॉस्टल मिलेगा और उसके अंदर क्या है भाई, लाइब्रेरी है। और प्रत्येक दिन कितने क्लास चलेगी, तो 5 से लेके 6 घंटे क्लास आपकी चलेगी। और अगर आप ऑफलाइन आते हो तो ऑनलाइन आपका कोर्स बिल्कुल फ्री है। उसके अलावा प्रत्येक दिन क्या है, डीपीपी। उसके अलावा संपूर्ण नोट्स आपको संस्थान के माध्यम से प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो है भाई वो क्या है, सूरती नस्ल। कौन सी याद रखनी है आपको, सूरती। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है आज तक सूरती के अंदर से जो क्वेश्चन पूछा है वो ये क्वेश्चन पूछा है कि सूरती के जो सींग जो होते हैं भाई, इसके सींग वो क्या है, दराती आकार के इसके क्या पाए जाते हैं, सींग पाए जाते हैं। एक पॉइंट तो ये याद रखना है आपको, जो ये बफेलो दिख रही है ये सूरती है यानी इसके जो सींग होते हैं ये कौन से होते हैं, दराती आकार के। उसके अलावा इसका जो पेट होता है, ये पेट ये कैसा होता है, नाव के आकार जैसा, यानी पेट इसका नाव के आकार जैसा होता है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सर इसका कलर कैसा होता है। तो देखो कलर अपन ने जैसे किसमें पढ़ा था भाई, भदौरी का पढ़ा था, वैसे इसका कलर आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो शरीर का जो कलर होता है, शरीर का जो कलर होता है, शरीर का जो रंग होता है वो कैसा होता है। तो आपको ध्यान रखना है सर इसका तो हल्के तांबे जैसा होता है। कैसा होता है, हल्के
तांबे जैसा। तो ये चीज आपको इसमें ध्यान में रखनी है। और उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है किसके अंदर, कि इसका शरीर का रंग हल्के तांबे जैसा होता है। और इसके अलावा यह चीज आपको इंपॉर्टेंट किसमें याद रखनी भाई, सूर्ति के अंदर याद रखनी। तो सबसे पहले अपन बात करें कि इसका जो उत्पत्ति स्थान होगा किसका, सूर्ति का। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं साथियों कि इसका जो उत्पत्ति स्थान है सर वो कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है कि सर इसका जो उत्पत्ति स्थान होगा, इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ है साथियों। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो उत्पत्ति स्थान है सर बड़ौदा गुजरात है। कहाँ है साथियों, बड़ौदा गुजरात। लेकिन बड़ौदा गुजरात इसका उत्पत्ति स्थान है सर। इसके अलावा ये कहां पर पाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो वितरण क्षेत्र की बात करें, कौन से क्षेत्र की बात करें भाई, वितरण क्षेत्र की बात करें, तो आपको ध्यान रखना है कि गुजरात के सर ये गुजरात के खेड़ा एवं नडियाल के अंदर पाई जाती है। यानी ये गुजरात के खेड़ा एवं नडियाल के अंदर पाई जाती है। उसके अलावा राजस्थान के अंदर पाई जाती है क्या सर, बिल्कुल पाई जाती है। तो राजस्थान के कौन कौन से जिलों में आपको याद रखना है, तो डूंगरपुर, और डूंगरपुर के अलावा बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के अलावा क्या रखोगे, उदयपुर के अंदर पाई जाती है। तो बात करें कि सूरती जो पाई जाती है सर वो कहाँ पाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना है कि सर सूरती जो बफेलो हैं वो पाई जाती हैं कि भाई राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर के अंदर पाई जाती है, और गुजरात के खेड़ा और नडियाल के अंदर पाई जाती है। लेकिन उत्पत्ति स्थान क्या होगा, बड़ौदा गुजरात होगा। तो ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी साथियों। उसके अलावा अपन बात करें, जैसे अपन ने सभी यानी अपन ने मुर्रा और भदावरी के विशेषता के बारे में बात की है, वैसे आपको ध्यान में रखनी है कि सर इसकी विशेषता क्या क्या है। तो सबसे पहला आपको ध्यान रखना है इसकी विशेषता के बारे में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो पहला पॉइंट ये है कि एक तो याद रखना कि दराती, और दराती को क्या बोला जाता है भाई, हसिया, यानी हसियाकार, दरातीकार, हसियाकार। और इसको हसिया को इंग्लिश में बोलते हैं सिकेल टाइप सिंग, यानी सिकेल टाइप जो सिंग पाए जाते हैं, सिकेल टाइप सिंग जो पाए जाते हैं वो कौन सी बफेलो के पाए जाते हैं, कौन सी भैंस के पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है ये तो सर किसके पाए जाते हैं, सूरती के पाए जाते हैं। तो दरातीकार, हसियाकार या सिकेल टाइप सिंग पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, यानी ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा एक पॉइंट अपन ने लिखा है कि इसके शरीर का जो रंग होता है सर, किसका रंग भाई, शरीर का जो रंग होता है वो कौन सा होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके शरीर का जो रंग होता है वो हल्के तांबे जैसा होता है सर। कैसा होता है, हल्के तांबे जैसा होता है। और हल्के तांबे जैसे का मतलब होता है भाई कि यानी हल्का कॉपर जैसा, और हल्का कॉपर जैसा कह दो। और उसके अलावा इसको बोलते हैं लाइट कॉपर बॉडी, यानी लाइट कॉपर बॉडी। लाइट कॉपर बॉडी जो पाई जाती है वो सूरती की पाई जाती है। और उसके अलावा एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सूरती जो भैंस होती है भाई वो हल्के काम में ली जाती है। यानी सूरती भैंस हल्के कामों में, यानी सूरती भैंस आपको ध्यान रखना है साथियों, सूरती भैंस हल्के कामों में उपयोगी, यानी हल्के कामों में उपयोगी जो है वो कौन सी है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये सर सूरती है। तो ये चीज आपको सूरती के अंदर ध्यान में रखना है। और इसके अलावा एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इसका जो गर्भकाल जो अवधि होती है वो कितने टाइम की होती है। तो साथियों आपको ध्यान में रखना है सूरती भैंस के अंदर कि इसकी जो गर्भकाल अवधि की बात करें कि गर्भकाल जो अवधि है सर वो गर्भकाल कितने दिन की होती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि इसकी जो गर्भकाल अवधि होती है
वो 305 दिन की होती है। बाकी जो बफेलो है उनकी 310 दिन की होती है। इसकी आपको याद रखना 305 दिन की। उसके अलावा अपन बात करें इसके दूध उत्पादन की, तो इसका जो दूध उत्पादन है साथियों वो कितना है, तो आपको ध्यान रखना है कि सर सूरती भैंस का दूध उत्पादन जो है वो कितना है, तो आपको याद रखना है 1500 से लेके 1700 लीटर प्रति ब्यान, यानी इसका दूध उत्पादन की बात करें साथियों तो आपको ध्यान रखना है कि 1500 से लेके 1700 लीटर है सर। और वसा की मात्रा की बात करें तो वसा की मात्रा आपको ध्यान में रखनी है साथियों कि वसा की मात्रा जो पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है सर, तो वसा की मात्रा आपको ध्यान में रखनी है कि इसके मिल्क के अंदर वसा की मात्रा 7.5% पाई जाती है। तो ये जो विशेषता है वो किसके बारे में याद रखनी साथियों, आपको सूरती बफेलो के अंदर ध्यान रखनी है कि वसा की मात्रा कितनी है, गर्भकाल अवधि इसकी 305 दिन की होती है, दूध उत्पादन 1500 से लेकर 1700 लीटर और वसा की मात्रा 7.5। तो ये जो बफेलो आपको दिखाई दे रही है ये कौन सी है भाई, सूरती है। तो सूरती की जो विशेषता अपन ने लिखी है कि इसका सर उत्पत्ति स्थान बड़ौदा गुजरात होगा और वितरण क्षेत्र की बात करें तो गुजरात के खेड़ा और नडियाल में पाई जाती है, लेकिन ये राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा और उदयपुर के अंदर भी पाई जाती है। कि विशेषता क्या क्या है सर, कि दराती हसिया या सिकेल टाइप इसके सींग पाए जाते हैं। उसके अलावा शरीर का जो कलर होता है वो हल्के तांबे जैसा होता है जिसको अपन बोलते हैं लाइट कॉपर बॉडी, और सूरती भैंस हल्के कामों में उपयोगी है। तो ये सारी चीज आपको ध्यान में रखनी, किसके बारे में, ये सूरती के बारे में। ये जो भैंस दिखाई दे रही है ये सूरती नस्ल है बफेलो की, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा अपन बात करें नेक्स्ट जो है वो है मेहसाना। कौन सी है, मेहसाना। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है यानी मेहसाना की बात करें तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है उत्पत्ति स्थान। क्या रखना है भाई, उत्पत्ति स्थान। तो उत्पत्ति स्थान कौन सा होगा, तो आपको ध्यान रखना है सर इसका उत्पत्ति स्थान तो नाम से पता चल रहा है कि मेहसाना है। तो मेहसाना जो पड़ता है वो कहाँ पर पड़ता है, तो मेहसाना की बात करें साथियों तो गुजरात के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई, गुजरात के अंदर पड़ता है मेहसाना, इसका ओरिजिन प्लेस हो जाएगा। इसके अलावा वो आपसे पूछेगा इसका वितरण क्षेत्र, यानी जो अपन पढ़ रहे हैं ये कौन सी नस्ल है, मेहसाना है। और मेहसाना का जो वितरण क्षेत्र की बात करें साथियों तो वितरण क्षेत्र कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है गुजरात के मेहसाना, मेहसाना क्या रखोगे, मेहसाना। और मेहसाना के अलावा अगर नहीं दे तो आपको बड़ौदा भी याद रखना है साथियों, बड़ौदा। तो मेहसाना बड़ौदा गुजरात इसका उत्पत्ति स्थान है। वितरण क्षेत्र की बात करें तो गुजरात के मेहसाना, और मेहसाना के अलावा एक याद रखना आपको सांवरकांटा, सांवरकांटा, और सांवरकांटा के अलावा एक याद रखना बनासकांठा। क्या रखोगे, बनासकांठा, सांवरकांटा, बनासकांठा तथा राजस्थान के कौन से जिले में पाई जाती हैं, तो आपको ध्यान में रखना है राजस्थान के जालोर जिले में, जालोर जिले में, यानी राजस्थान के जालोर जिले में पाई जाती है, राजस्थान के जालोर जिले में पाई जाती है। यानी इसका जो वितरण क्षेत्र है वो कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है गुजरात के मेहसाना, सांवरकांठा, बनासकांठा तथा राजस्थान के जालोर जिले के अंदर ये पाई जाती है। तो कौन सी नस्ल पाई जाती है, मेहसाना पाई जाती है सर। और उसके अलावा अपन बात करें इसकी विशेषता की, अब इसका जो बॉडी है वो बिल्कुल मुर्रा की तरह दिखाई देती है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होगा साथियों वो क्या आपको ध्यान रखना है, विशेषता के अंदर बात करें तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्या रखना है कि दीव शंकर से विकसित नस्ल,
यानी दीव संकर का मतलब क्या है कि दो नस्लों के बीच में क्रॉस करवाकर इस भैंस को क्या किया गया था, विकसित किया गया था। तो दीव संकर से विकसित नस्ल, तो ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। और इसका जो क्रॉस याद रखना आपको कि सर इसका क्रॉस क्या है, आपने बोल तो दिया कि दीव संकर है, लेकिन इसका किस किस के बीच में क्रॉस करवाया था सर, तो आपको ध्यान रखना है साथियों, एक ट्रिक याद रखनी है जिसका नाम अपन बोलते हैं MMS। तो एम से याद रखना आपको कि सर एक तो हो जाएगी एम पे मेहसाना हो जाएगा, और उसके अलावा मेहसाना तो अपन पढ़ ही रहे हैं, लेकिन किस किस के बीच में क्रॉस है, तो एम से याद रखना आपको मुर्रा याद रखनी है। कौन सी याद रखोगे, और मुर्रा के अलावा एक याद रखनी है आपको, सूरती याद रखनी है। क्या रखोगे भाई, सूरती याद रखनी है। तो इसका जो क्रॉस होगा वो क्या होगा, मुर्रा और सूरती के बीच में क्रॉस करवाकर जो विकसित की गई थी वो कौन सी थी, तो आपको ध्यान में रखना है सर ये तो मेहसाना है। इसके अलावा अपन बात करें कि सर मेहसाना की और क्या विशेषता है, तो एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि इसका सबसे लंबा दुग्ध काल होता है, यानी सर्वाधिक लंबा दुग्ध काल, यानी सबसे लंबा जो दुग्ध काल होता है वो किसका होता है, मेहसाना का होता है सर। और कितने दिन का होता है, तो आपको ध्यान में रखना है 325 दिन। तो ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी साथियों, इंपॉर्टेंट है। दीव संकर से विकसित नस्ल है, क्रॉस क्या है सर, MMS, मुर्रा और सूरती के बीच में क्रॉस करवाकर विकसित की गई थी। और सर्वाधिक लंबा दुग्ध काल जो होता है वो किसका होता है, तो आपको याद रखना है सर ये तो किसका है भाई, तो आपको ध्यान रखना है मेहसाना का। उसके अलावा इसकी जो गर्दन होती है, देखो इसकी जो गर्दन होती है वो क्या होती है, लंबी होती है। यानी इसकी जो गर्दन है इसकी, तो गर्दन कैसी होती है, लंबी होती है भाई, यानी गर्दन लंबी एवं सुंदर होती है, गर्दन लंबी एवं सुंदर होती है। आपके सामने डायग्राम है, और डायग्राम के अंदर देखो कि और भैंसों की तुलना में इसकी गर्दन क्या है, लंबी है। तो लंबी होने के साथ साथ में क्या है, सुंदर है। तो ये विशेषता आपको किसमें ध्यान रखनी है, मेहसाना के अंदर ध्यान में रखनी है। उसके अलावा अपन बात करें कि सर इसका जो दूध उत्पादन है वो कितना है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सर इसका जो दूध उत्पादन है वो कितना है, तो आपको ध्यान रखना है कि सर इसका दूध उत्पादन कितना होगा। तो अपन बात करें कि मेहसाना का जो दूध उत्पादन है साथियों, वो आपको फिक्स याद रखना है कि 1200 से लेके 1700 लीटर होता है सर। कितना होता है, 1200 से लेके 1700 लीटर प्रति ब्यात होता है। अगर आपको पूछ ले, और उसके अलावा अगर आप फिक्स याद रखना चाहो, तो आपको ध्यान रखना है 1800 लीटर प्रति ब्यात। तो ये दोनों ही चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो है ये आपकी RBSC के जो बुक है उसके अंदर है कि इसका दूध उत्पादन जो है 1200 लेके 1700 लीटर प्रति ब्यात होता है। और अगर फिक्स एग्जाम की दृष्टि से पूछे तो 1800 याद रख लेना। अब इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि सर इसके अंदर वसा की मात्रा पाई जाती है क्या, तो बिल्कुल पाई जाती है। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है वसा की मात्रा, क्या रखोगे, वसा की मात्रा। तो इसके दूध के अंदर वसा की जो मात्रा पाई जाती है 7% पाई जाती है। तो ये आपको ध्यान रखनी है मेहसाना के अंदर। यानी ये सारी की सारी जो विशेषता अपन ने बताई है, मैंने जो बताई आपको, ये किसकी है भाई, ये आपको ध्यान में रखनी है कि सर ने ये मेहसाना के बारे में बताया कि मेहसाना बड़ौदा गुजरात इसका क्या है, उत्पत्ति स्थान है। और वितरण क्षेत्र की बात करें तो वितरण क्षेत्र के अंदर आपको ध्यान रखना है गुजरात, मेहसाना, सांवरकांठा, बनासकांठा राजस्थान के जालोर जिले में, और दीव शंकर से विकसित है। तो दीव शंकर से विकसित एकमात्र भैंस की नस्ल कौन सी हो जाएगी, मेहसाना हो जाएगी। उसके अलावा क्रॉस क्या है, मुर्रा और सूरती का है। और सर्वाधिक लंबा दुग्ध काल इसका होता है, कितने दिन का है, तो आपको ध्यान रखने 325 दिन का है। और गर्दन कैसी होती है भाई, लंबी होती है और सुंदर होती है,
और दूध उत्पादन की बात करें तो 1200 से लेके 1700 लीटर और वसा की मात्रा 7%। तो यह चीज आपको किसमें याद रखनी है? मेहसाना के अंदर। अब ये जो बफेलो दिखाई दे रही है ये कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो बफेलो है ये है भाई नीली रावी। कौन सी रावी है? नीली रावी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि पंजाब के अंदर एक नदी बहती है जिसका नाम है सतलज, और सतलज के अलावा एक बहती रावी। अब जो रावी मिल जाती है सतलज के अंदर, और सतलज नदी का पानी कैसा होता है? नीला होता है। तो नीला होने के कारण इसी को किस नाम से जानते हैं? नीली रावी के नाम से जाना जाता है। अब इसकी इंपॉर्टेंट विशेषता की अपन बात करें तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि नीली रावी जो होती है इसके जो 5 भाग होते हैं, यानी एक तो इसका माता होता है, और माता के अलावा एक होता है इसका चेहरा। यानी आपको ध्यान रखना है, एक तो इसका चेहरा हो गया, यानी दूसरे नंबर पर आपको ध्यान रख लेना है, फर्स्ट नंबर पे चेहरा, उसके अलावा तीसरे नंबर पे याद रखना है थूथन, और थूथन के अलावा यानी इसका टांगों का निचला भाग, यानी चौथा याद रखना टांगों का निचला भाग, टांगों का निचला भाग, और इसके अलावा पूंछ का अंतिम किनारा, यानी पूंछ का अंतिम किनारा। ये जो 5 भाग है सफेद होते हैं। कैसे होते हैं भाई? सफेद। एक विशेषता तो ये आपको इसमें ध्यान रखनी है। उसके अलावा इसकी जो आंखें होती है ये क्या होती है? बॉल आइज होती है। क्या होती है? बॉल आइज। यानी इसकी जो आंखें होती है गोल होती है और क्या होती है? सफेद होती है, जिन्हें अपन किस नाम से जानते हैं भाई? बॉल आइज के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा इसको पंजाबी के नाम से जानते हैं, यानी पंजाबी भैंस भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पंजाबी भैंस। और पंजाबी भैंस के साथ साथ में और क्या बोला जाता है सर? 5 भाग सफेद होते हैं। इसके कितने भाग? 5 भाग, यानी 5 भाग कैसे होते हैं? सफेद। तो सफेद के कारण इसको क्या बोलते हैं? पंच कल्याणी कहते हैं सर। इसको तो क्या कहते हैं भाई? पंच कल्याणी कहते हैं। और इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि यानी सतलज नदी का पानी क्या है? नीला है। तो नीला होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? नीली रावी। और अपन ने लिख लिया बॉल आइज। उसके अलावा जब ये चलती है भाई तो इसकी जो पूंछ होती है वो क्या करती है? जमीन को स्पर्श करती है। यानी इसकी जो पूंछ होती है वो जमीन को स्पर्श करती है। उसके अलावा इसका देखो अयन क्या होता है? सुविकसित होता है सर। यानी अयन जो होता है सुविकसित होता है, लेकिन अयन के अंदर क्या पाए जाते हैं? गुलाबी धब्बे होते हैं। क्या पाए जाते हैं भाई? गुलाबी धब्बे पाए जाते हैं। तो ये चीज आपको किसमें याद रखनी है? ये सारी की सारी चीज आपको ध्यान रखनी है किसमें? नीली रावी के अंदर ध्यान रखनी है। यानी एग्जाम के अप्रोच जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें, सबसे पहले अपन ने जिस प्रकार से मुर्रा पढ़ी है तो उसी प्रकार से अपन इस भैंस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है भाई कि इसका सर उत्पत्ति स्थान, तो ये इसका उत्पत्ति स्थान क्या होगा? तो आपको ध्यान रखना है पंजाब का फिरोजपुर जिला। कौन सा याद रखना है? पंजाब का फिरोजपुर जिला याद रखना है। पंजाब का फिरोजपुर जिला। तो ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है कि पंजाब का फिरोजपुर जो जिला है वो इसका क्या है? उत्पत्ति स्थान है। कि सर इसका भी वितरण क्षेत्र है क्या? बिल्कुल इसका वितरण क्षेत्र है भाई। तो इसका जो वितरण क्षेत्र आपको ध्यान रखना है, एक तो पंजाब याद रखना है, और पंजाब के अलावा एक याद रखना है हरियाणा, और हरियाणा के अलावा एक याद रखना है हिमाचल प्रदेश याद रखना है। ये इसका क्या हो जाएगा भाई? वितरण क्षेत्र हो जाएगा। यानी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ये किस नस्ल का वितरण क्षेत्र है? तो आपको ध्यान में रखना है ये तो सर नीली रावी का है। उसके अलावा अपन बात करें कि भाई इसकी विशेषता क्या क्या है सर? तो विशेषता आपको ध्यान रखनी, विशेषता, और विशेषता के अंदर क्या क्या चीज याद रखनी है भाई? तो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सर अभी आपने बताया था कि सतलज नदी का पानी क्या है?
नीला है। तो पहला आपको ध्यान रखना है कि सतलज नदी का पानी नीला होने के कारण सतलज नदी का पानी नीला होने के कारण इसे क्या बोला जाता है भाई? नीली रावी के नाम से जाना जाता है। तो सतलज नदी का पानी नीला होने के कारण इसे नीली रावी क्या बोलते हैं? नीली रावी के नाम से जाना जाता है। तो मेरे साथियों आपको ध्यान में रखना है कि इसको किस नाम से जाना जाता है? तो नीली रावी के नाम से जाना जाता है। कौन सी बफेलो को जाना जाता है? तो नीली रावी के नाम से जाना जाता है। किसको? नीली रावी को ही जाना जाता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अपन ने लिखा कि सर इसके क्या है 5 भाग जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सफेद होते हैं। इसके अलावा एक लिखा था अपन ने कि इसकी आंखें जो होती हैं, आंखें कैसी होती है भाई? सफेद होती है। तो आंखें सफेद जिन्हें क्या कहते हैं बेटा? तो आपको याद रखना जिन्हें बॉल आइज कहते हैं। क्या बोलते हैं? बॉल आइज, जिन्हें बॉल आइज कहते हैं। तो ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है कि बॉल आइज किसमें पाई जाती है। एग्जाम के अंदर एक बार क्वेश्चन पूछा था कि माथे पर सफेद टीका पाया जाता है, कौन सी भैंस की नस्ल के अंदर पाए जाते हैं? तो माथे के अंदर देखो ये सफेद टीका है, तो इसी के अंदर पाया जाता है, नीली रावी के अंदर आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा अपन बात करें, इसके पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं कि एक अपन ने लिखा है कि सर इसके जो 5 भाग होते हैं वो कैसे होते हैं भाई? सफेद होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके जो 5 भाग हैं वो सफेद होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका चेहरा, एक तो याद रखना चेहरा, उसके अलावा एक याद रखना माता, और माता के अलावा एक याद रखना थूथन, और थूथन के अलावा क्या याद रखोगे साथियों? तो पूंछ का अंतिम किनारा, पूंछ का अंतिम किनारा, पूंछ का अंतिम किनारा, पूंछ का अंतिम किनारा, और पूंछ का अंतिम किनारे के अलावा तथा टांगों का निचला भाग। कौन से याद रखोगे? टांगों का निचला भाग, टांगों का निचला भाग, यानी टांगों का निचला भाग क्या होता है? निचला भाग सफेद होने के कारण, सफेद होने के कारण, सफेद होने के कारण इसे क्या बोलते हैं भाई? पंचकल्याणी कहते हैं, यानी पंचकल्याणी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसका चेहरा, माथा, थूथन, पूंछ का अंतिम किनारा तथा टांगों का निचला भाग सफेद होने के कारण इसे पंचकल्याणी के नाम से, पंचकल्याणी के नाम से जाना जाता है, पंचकल्याणी के नाम से जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा पंजाब क्षेत्र के अंदर पाए जाने के कारण इसको क्या बोलते हैं? पंजाबी भैंस कहते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपको ध्यान में रखना है कि इसे पंजाबी एवं पंचकल्याणी भी कहते हैं, इसे पंजाबी एवं पंचकल्याणी भी कहते हैं। तो किसको याद रखनी है आपको? कि इसे पंचकल्याणी एवं पंजाबी भैंस भी कहते हैं। किसको कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है सर, ये तो अभी बताया था आपने, किसको कहा जाता है भाई? नीली रावी को कहा जाता है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि इसके जो नर पशु जो होते हैं भाई, नर पशु को अपन काम में लेते हैं पडलिंग के लिए, और पडलिंग जो की जाती है धान के खेत के अंदर की जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि नर पशु को पडलिंग के लिए काम में लेते हैं, पडलिंग के लिए काम में लेते हैं। तो ये विशेषता आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा मैंने बताया था
कि इसका जो अयन जो होता है भाई, अयन क्या होता है कि सुविकसित होता है सर। अयन जो होता है वो कैसा होता है, सुविकसित होता है सर। यानी इसका जो अयन है वो सुविकसित होता है एवं गुलाबी धब्बे युक्त होता है, यानी हल्के हल्के गुलाबी धब्बे पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है गुलाबी धब्बे युक्त होता है। कौन सी भैंस ऐसी है जिसके अयन के अंदर गुलाबी धब्बे पाए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये तो सर नीली राबी है। उसके अलावा पूंछ लंबी होती है। पूंछ क्या होती है भाई, लंबी होती है। पूंछ लंबी एवं जमीन को स्पर्श करती हुई, जमीन को स्पर्श करती, पूंछ लंबी एवं जमीन को स्पर्श करती है। ऐसी कौन सी भैंस की नस्ल है जिसकी पूंछ जमीन को स्पर्श करती है, तो क्या याद रखना है आपको, नीली राबी याद रखना है। ये तो सर आपने लिखवा दिया, लेकिन ये दूध देती है क्या, बिल्कुल देती है। तो इसका दूध उत्पादन कितना होगा भाई, तो दूध उत्पादन आपको ध्यान में रखना है। कितना याद रखना है, तो नीली राबी का जो दूध उत्पादन है वो आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो दूध उत्पादन होगा वो कितना होगा, 1500 से लेके 1800 लीटर। आपको ध्यान में रखनी है कि 1500 से लेके 1800 लीटर प्रति ब्यात इसका क्या होता है, दूध उत्पादन होता है। और इसके दूध में वसा की मात्रा की बात करें कि सर इसके दूध में वसा की मात्रा पाई जाती है, तो कितनी पाई जाती है, तो वसा की मात्रा जो होती है वो आपको याद रखना है कि 8% इसके दूध में वसा की मात्रा पाई जाती है। तो ये सारी जो विशेषता है वो आपको किसमें याद रखनी है भाई, नीली राबी के अंदर ध्यान रखनी है। तो अपन ने क्या क्या पढ़ा है नीली राबी के अंदर, तो सबसे पहले यह डायग्राम देखना आप कि सर ने ये मुख्य मुख्य विशेषता तो ये बताई थी डायग्राम के अंदर, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पंजाब का फिरोजपुर जिला इसका उत्पत्ति स्थान हो जाएगा। वितरण क्षेत्र की बात करें, पंजाब हरियाणा, हरियाणा के अलावा यूपी और हिमाचल प्रदेश। उसके अलावा विशेषता की बात करें, सतलज नदी का पानी नीला होने के कारण इसे क्या बोलते हैं, नीली राबी। और आंखें क्या होती है, सफेद होती है। देखो दिखाई दे रही होगी, आंखें जो होती है वो सफेद होती हैं, जिन्हें बॉल आइज कहा जाता है। उसके अलावा 5 भाग कैसे होते हैं, सफेद। और सफेद होने के कारण क्या बोलते हैं इसको, पंचकल्याणी। और पंजाब के अंदर पाए जाने के कारण क्या बोला जाता है, पंजाबी भैंस। और उसके अलावा पंचकल्याणी के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा अपन ने लिखा इसकी पूंछ क्या होती है, लंबी होती है। और लंबी होने के साथ साथ जमीन को स्पर्श करती है। और इसकी जो अयन होती है बेटा, वो अयन क्या होती है, सुविकसित लेकिन गुलाबी धब्बे पाए जाते हैं। तो ये विशेषता आपको किसमें याद रखनी है, नीली राबी के अंदर ध्यान रखनी है। फिर अपन ने दूध उत्पादन लिखा था, तो दूध उत्पादन कितना है भाई नीली राबी का, 1500 से लेके 1800। और इसके अंदर दूध के अंदर वसा की मात्रा 8%। अब ये जो भैंस है कौन सी है भाई, नागपुरी। कौन सी है, नागपुरी। यानी नागपुरी की बात करें तो सबसे पहले इसका जो आपको याद रखना है उत्पत्ति स्थान, यानी इसका जो उत्पत्ति स्थान होगा किसका, नागपुरी का। तो नागपुरी का जो उत्पत्ति स्थान है वो आपको ध्यान में रखना है कि सर इसका उत्पत्ति स्थान क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो उत्पत्ति स्थान है मतीवाड़ा महाराष्ट्र है। क्या रखोगे कि मतीवाड़ा महाराष्ट्र की है सर, ये तो मतीवाड़ा महाराष्ट्र की। अब इंपॉर्टेंट विशेषता की बात करें तो सबसे पहले एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसके जो सींग होते हैं भाई, इसमें तो थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके लंबे लंबे सींग होते हैं जैसे कोई तलवार हो, यानी तलवार नुमा जो सींग पाए जाते हैं वो किसके पाए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है नागपुरी के पाए जाते हैं। तो 2-3 विशेषता आपको ध्यान में रखनी है नागपुरी के अंदर। एक तो याद रखना है कि यह है महाराष्ट्र की प्रसिद्ध नस्ल है, यह है महाराष्ट्र की प्रसिद्ध नस्ल। यानी महाराष्ट्र की अगर आपसे पूछ ले कि महाराष्ट्र की जो प्रसिद्ध नस्ल है वो कौन सी है, तो आपको ध्यान में रखना है नीली राबी है सर। महाराष्ट्र की जो प्रसिद्ध नस्ल है वो कौन सी है, नागपुरी है।
उसके अलावा एक और आपको याद रखना है, सींग जो होते हैं, सींग कैसे होते हैं सर, तो इसके सींग होते हैं भाई तलवार नुमा, यानी आपको याद रखना है तलवार नुमा सींग जो पाए जाते हैं, तलवार नुमा सींग, यानी सींग तलवार नुमा होते हैं, यानी इसके जो सींग होते हैं तलवार नुमा होते हैं। उसके अलावा एक पॉइंट आपको याद रखना है कि भैंस की सबसे हल्की नस्ल कौन सी है, भैंस की सबसे हल्की नस्ल है, यानी भैंस की सबसे हल्की नस्ल, भैंस की सबसे हल्की नस्ल कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है भाई नागपुरी। उसके अलावा एक याद रखना है इसका दूध उत्पादन, कि सर इसका जो दूध उत्पादन है वो कितना है, तो आपको ध्यान रखना है भाई इसका जो दूध उत्पादन है वो 1000 लीटर प्रति व्यात है। कितना है, 1000 लीटर प्रति व्यात। और इसके दूध में वसा की मात्रा की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि सर इसके दूध में वसा की जो मात्रा पाई जाती है वो कितनी % पाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसके दूध में वसा की मात्रा 7 से लेके 8.5% पाई जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, नागपुरी के अंदर इंपॉर्टेंट है, ज्यादा आपको ध्यान नहीं रखना, बस इंपॉर्टेंट आज तक जो क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछा था कि भैंस की सबसे हल्की नस्ल कौन सी होगी, नागपुरी है। और इसका ओरिजिन प्लेस की बात करें तो मतीवाड़ा महाराष्ट्र है। फिर अपन ने लिखा महाराष्ट्र की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है, तो नागपुरी है। उसके अलावा इसके सींग होते हैं तलवारनुमा, भैंस की सबसे हल्की नस्ल है। दूध उत्पादन कितना है, तो आपको ध्यान रखना 1000 लीटर प्रति व्यात और वसा की मात्रा 7 से लेके 8.5। तो ये चीज आपको नागपुरी में याद रखनी है। उसके अलावा अपन बात करें नेक्स्ट जो बफेलो है वो है जाफराबादी नस्ल, यानी अपन ने जो पढ़ी है वो सबसे जो भारी नस्ल, डायग्राम से आपको पता चल रहा होगा कि इतनी सारी नस्लें पढ़ी, उसके अंदर से सबसे बड़ी जो नस्ल होती है वो कौन सी होती है, तो जाफराबादी होती है। तो जाफराबादी के अंदर आपको क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं कि एक तो इसका गलकंबल याद रखना है, यानी इसका जो गलकंबल है ये इसको बोलते हैं गलकंबल। क्या बोला जाता है बेटा, गलकंबल। तो इसका जो गलकंबल है वो कैसा होता है, लटका हुआ होता है, पहला इंपॉर्टेंट ये। इसके अलावा इसका जो माथा है, देखो माथा कैसा है, इसका चौड़ा है, यानी माथा इसका होता है चौड़ा और उभरा हुआ। उसके अलावा इसके जो सींग होते हैं बिल्कुल कैसे होते हैं, कुंडलाकार, यानी कुंडलाकार इसके सींग पाए जाते हैं। और ये चीज आपको याद रखनी है कि सींग कुंडलाकार पाए जाते हैं। और इसके अलावा ये देखो इसका जो शरीर होता है वो कितना भारी है, यानी सबसे भारी भैंस की कोई नस्ल है तो कौन सी है, जाफराबादी, यानी सबसे भारी। उसके अलावा एक पॉइंट याद रखना है कि कम ब्यात के अंदर ये कम ब्यात में सर्वाधिक दूध देती है भाई, सर्वाधिक दूध। ये चीज इंपॉर्टेंट आपको किसमें याद रखनी है, जाफराबादी के अंदर ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले अपन बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर अपन जैसे पढ़ा था वैसे अपन पढ़ेंगे। इसका उत्पत्ति स्थान अपन ने शुरुआत में जो पढ़ा है कि भाई उत्पत्ति स्थान क्या होगा, तो इसका जो उत्पत्ति स्थान हो जाएगा गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र। कि सर काठियावाड़ तो हमने सुना है, तो आपको ध्यान में रखना है कि काठियावाड़ और एक होता है सौराष्ट्र के गिर जंगल। अब ये और किसका सुना है सर हमने, तो आपने पढ़ा होगा कि गिर गाय का जो ओरिजिन प्लेस है, उत्पत्ति स्थान है, वो भी क्या है, गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र या फिर सौराष्ट्र के गिर जंगल। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, तो इम्पोर्टेंट है, दोनों के दोनों आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा अपन बात करें कि सर इसका वितरण क्षेत्र क्या होगा, तो वितरण क्षेत्र की बात करें, किसके वितरण क्षेत्र की बात करें भाई, तो आपको ध्यान रखना है कि सर जाफराबादी का वितरण क्षेत्र क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि जाफराबादी का जो वितरण क्षेत्र है वो कौन सा है। एक तो आपको ध्यान में रखना है भाई जामनगर है सर, और जामनगर के अलावा और कहाँ पाई जाती है,
तो जूनागढ़ है, और जूनागढ़ के अलावा एक पाई जाती है कच्छ। तो ये चीज आपको इसमें ध्यान में रखनी है। फिर अपन बात करें इसकी विशेषता क्या क्या है सर, तो विशेषता आपको ध्यान में रखना है भाई। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इसको किस नाम से जानते हैं, मिनी एलिफेंट के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि भैंस की सबसे भारी नस्ल, भैंस की सबसे भारी नस्ल, यानी भैंस की सबसे भारी नस्ल जो है वो कौन सी है भाई, तो आपको ध्यान रखना है भैंस की सबसे भारी जो नस्ल है वो कौन सी है, जाफराबादी है। और इसके अलावा भारी होने के कारण इसको क्या बोला जाता है, मिनी एलिफेंट कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मिनी एलिफेंट के नाम से मिनी एलिफेंट के नाम से प्रसिद्ध नस्ल है। कौन सी नस्ल है प्रसिद्ध, तो आपको ध्यान में रखना है जाफराबादी है सर। कौन सी है भाई, जाफराबादी है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा इसका जो माता है, देखो इसका जो माता है वो कैसा है भाई, चौड़ा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि माता चौड़ा होता है सर, माता कैसा होता है भाई, चौड़ा होता है एवं उभरा हुआ होता है सर। कैसा होता है, उभरा हुआ। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि सर इसका जो माता होता है वो कैसा होता है, चौड़ा होता है। देखो चौड़ा होता है और ऊपर की ओर उठा हुआ होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि माता चौड़ा एवं उभरा हुआ होता है। उसके अलावा आपको विशेषता याद रखनी है साथियों, कि याद रखोगे कि सर इसके जो सींग होते हैं वो कैसे होते हैं, तो याद रखना सींग कुंडलाकार होते हैं सर। कैसे होते हैं भाई, कुंडलाकार। तो आपको ध्यान में रखना है सींग कुंडलाकार एवं, यानी सींग कुंडलाकार होते हैं, यानी हुक लाइक। अगर आपसे पूछ ले कि हुक लाइक जो सींग होते हैं, हॉर्न जो होते हैं वो किसके होते हैं, तो जाफराबादी के होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि सींग कैसे होते हैं, मोटे होते हैं। सींग मोटे एवं नीचे की ओर मुड़े हुए, नीचे की ओर मुड़े हुए। सींग मोटे एवं नीचे की ओर मुड़े हुए होते हैं। तो कौन सी नस्ल के होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि सर ये तो जाफराबादी के होते हैं। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि कम ब्यात में सर्वाधिक दूध उत्पादन, कम ब्यात में सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है। किसका होता है सर, तो जाफराबादी का होता है। तो आपको याद रखना है कम ब्यात में सर्वाधिक दूध उत्पादन जो करती है, कम ब्यात के अंदर सर्वाधिक दूध उत्पादन, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि भाई ये तो होगी जाफराबादी की विशेषता, की जाफराबादी की क्या क्या विशेषता है, तो ये विशेषता आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इसका जो गलकंबल होता है, क्या होता है भाई, गलकंबल लटका हुआ होता है सर। कैसा होता है भाई, लटका हुआ होता है। तो गलकंबल लटका हुआ होता है। तो ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। उसके अलावा अपन बात करें कि सर इसका दूध उत्पादन कितना होता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि दूध उत्पादन जो है वो इसका आपको ध्यान रखना है भाई 1400 लीटर प्रति ब्यात ये दूध देती है। 1400 लीटर प्रति ब्यात इसका दूध उत्पादन होता है। और इसके दूध में वसा की मात्रा की बात करें कि इसके दूध में सर वसा की जो मात्रा पाई जाती है वो कितनी % पाई जाती है, तो भदावरी के बाद में वसा % पाया जाता है। तो किसके अंदर पाया जाता है, जाफराबादी के अंदर। भदावरी के अंदर सबसे ज्यादा वसा की मात्रा पाई जाती है। दूसरे नंबर पर अपन ने याद रखना 7 से लेके 9। अगर भैंसों के अंदर आपको वसा याद रखनी है तो एवरेज जो वसा है
वो आपको ध्यान रखनी है 7 से लेके 9 के बीच में है। किसी के मिल्क के अंदर 8% है, किसी के अंदर 7 है, किसी के अंदर 7.5 है, किसी के अंदर 7.5 से लेके 8 है। तो एवरेज जो निकलता है वो 7 से लेके 8 का ही निकलता है। लेकिन 9 याद रख लेना कि किसके मिल्क के अंदर पाया जाता है भाई, जाफराबादी के अंदर पाया जाता है 7 से लेके 9। और सर्वाधिक अपन ने लिख लिया कि 11 से लेके 14 तक हो सकता है, 13 दे सकता है, 12 से 14 भी दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना है बदावरी के अंदर। फिर बात करें सर कि ये सबसे भारी है, तो इसका आपको ध्यान रखना है शरीर का वजन। पूछ सकता है आपसे एग्जाम के अंदर कि इसके शरीर का जो वजन होता है वो कितना होता है। तो आपको ध्यान रखना है 500 से लेके 600 केजी की होती है सर। अगर फिक्स पूछ ले तो आपको याद रखना है 590 केजी की होती है। तो ये चीज आपको इसमें ध्यान में रखनी है भाई। जाफराबादी के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा है, तो ये सारी चीज आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था इसका उत्पत्ति स्थान, तो इसका जो उत्पत्ति स्थान हो जाएगा क्या हो जाएगा, गुजरात का काठियावाड़ या सौराष्ट्र के गिर जंगल। उसके अलावा वितरण की बात करें जामनगर, जूनागढ़ और कच्छ। उसके अलावा विशेषता क्या है सर, तो भैंस की सबसे भारी है, मिनी एलिफेंट के नाम से इसे जाना जाता है। माता अपन ने बताया था कि इसका जो माता होता है वो चौड़ा एवं उभरा हुआ होता है और कम ब्यात में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली नस्ल होती हैं। तो ये चीज अपन ने लिखा है। और इसके सींग कुंडलाकार होते हैं, कम ब्यात में सर्वाधिक दूध उत्पादन करती है, गल कंबल इसका लटका हुआ होता है। उसके अलावा दूध उत्पादन की बात करें तो 1400 लीटर प्रति ब्यात इसका दूध उत्पादन होता है। वसा की मात्रा कितनी % है, 7 से लेके 9। और आपको इसका शरीर भार भी याद रखना है कि इसका शरीर भार कितना है, तो 500 से लेके 600 केजी इसका शरीर भार होता है। तो ये थी जाफराबादी। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है भाई, तो आपको ध्यान रखना है टोडा। अब ये जो टोडा है, तो टोडा के अंदर आपको ध्यान रखना है इसका उत्पत्ति स्थान, यानी टोडा का जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या है। तो आपको ध्यान रखना है सर टोडा का उत्पत्ति स्थान तो क्या मानते हैं, तमिलनाडु मानते हैं भाई। क्या मानते हैं, तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु। और तमिलनाडु के अंदर आपको ध्यान रखना है नीलगिरी का पहाड़ी क्षेत्र, नीलगिरी का पहाड़ी क्षेत्र इसका क्या मानते हैं भाई, ओरिजिन प्लेस मानते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि टोडा जो है भाई तमिलनाडु की है सर। और इसकी विशेषता की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, विशेषता की बात करें तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना कि एक तो दक्षिण भारत के अंदर एक टोडा जनजाति पाई जाती है, उसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था भाई, टोडा नाम रखा गया था। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट याद रखना आप, दक्षिण भारत व आदिवासी